वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों यहाँ पर इस वाले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो लोगों के नाम लूंगा। एक है शिवांगी दुबे और दूसरे हैं मीना राज। यहाँ पर मीना राज ने जो क्वेश्चंस हमने पूछे थे अपने लास्ट वीडियो में, उसमें यहाँ पर उन्होंने आंसर करने की कोशिश करी है। वहीं शिवांगी दुबे ने बोला है कि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ में डिस्क्रिप्शन को ऐड करिए। तो उस क्रम में जो है सेट नंबर 5 से स्टार्ट किया गया है। हर एक क्वेश्चन के साथ में जितना ज़रूरी है वो सारे पॉइंट्स कवर अप करते हुए चल रहे हैं। सो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अभी जो ये हमारा 5000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू का पूरा ये सीरीज़ है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में ये आती है। तो अभी ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे पूछता चलूँगा। उस मोमेंट पर आपको क्या करना है, सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस करानी है कि आप रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को। और अगर ये आप करना सीख गए तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ में अब हम चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। और हर एक क्वेश्चन के साथ में जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही ढंग से मिलान किया गया है। अब ये लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर, नाना साहेब, फैज़ाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद में यहाँ पर बोला गया है मौलवी अहमदुल्ला। वहीं दिल्ली की बात करें जनरल बख्त खान और बरेली की बात करें तो खान बहादुर। आपको बताना है कौन सा जो है सही उत्तर होगा, ये कूट में से या फिर कोड में से। तो सही आंसर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बेगम हजरत महल एकदम सही है। वहीं दिल्ली की बात करें जनरल बख्त खान भी सही है, कानपुर की बात करें नाना साहेब, लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने लीड करा था 1847 के विद्रोह में। ठीक है, सो ऐसे ही अगर हम बात करें फैज़ाबाद की तो आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये भी यहाँ पर सही है। अच्छा, झांसी का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि झांसी में किसने लीड करा था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। एक और यहाँ पर आपको बताना है बागपत, ये दो बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। ठीक है, ये जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा झांसी और बागपत का। चलिए इसके बाद अच्छा यहाँ पर देखिए ये सारे ही सही हैं 5 के 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। 1 2 3 और 3 4 और 5। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर मैच्ड हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद सेना में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए या फिर परिवर्तन हुए। पहला यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें बात करी गई है कि सेना के लोगों के बीच जाति की वफादारी को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मतलब सेना के लोगों के बीच में जाति की वफादारी को बढ़ावा दिया गया। दूसरा है भारतीयों को अधिकारी वाहिनी से बाहर करने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा है भर्ती के दौरान धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। जो सही है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो देखिए जैसे ही आप सेकंड वाला एक बार फिर से एक बार रीड करेंगे और सोचेंगे इसके बारे में कि भारतीयों को अधिकारी वाहिनी से बाहर करने की जो पहले प्रथा थी, मतलब अधिकारी नहीं बनाया जाता, तो अब इनको विद्रोह के बाद अधिकारी बनाना शुरू कर दिया। तो ये तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भैया जो लोग वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, इंडियंस विद्रोह करे, इंडिया के जो सैनिक थे, अब उनको फिर ऑफिसर बनाए लगेंगे, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आपका ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। पहले स्टेटमेंट की बात करें कि सेना के लोगों के बीच जाति की वफादारी को बढ़ावा दिया गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसी तरीके से तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट है 1857 के विद्रोह
कि सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफ़ी दे दी गई थी। अब भैया ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी गई थी। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों की बारी आ गई कि मंगल पांडे के लिए बारे में बताइएगा, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, वो डेट क्या थी, वो ईयर कौन सा था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट। दूसरा दिया हुआ है कि राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित करा गया, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ में आ गई कि भाई अब यहाँ पर जो है सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, कंपनी के हाथ से पूरी तरीके से सारे अधिकार ले लिए जाएं और अब जो है ब्रिटिश सरकार ही यहाँ पर सत्ता को संभाले। तो उन्होंने अपना एक नुमाइंदा, जिसमें राज्य सचिव का पद जो था उसके रूप में यहाँ पर बिठाया। ठीक है, अब इसमें आगे बात करें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इस सबको समाप्त कर दिया गया, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। वहीं हड़प नीति, जो अब तक डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की पॉलिसी चल रही थी, उसको भी यहाँ पर फिनिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये जो हड़प नीति थी इसको स्टार्ट किसने करा था? डलहौजी ने करा था। अब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहला कौन सा राज्य था भारतीय जिसको इस नीति का शिकार होना पड़ा था? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि रानी विक्टोरिया उद्घोषणा 1858 के संबंध में ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है? तो ये आपको सही वाले चूज करने थे, तो दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है। ठीक है, सो ये सारी बात हो गई इसके बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये जो पूरा देख रहे हैं वीडियो सीरीज, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ मटेरियल है, जिसमें MCQ मिलते हैं आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कंप्लीट आपका करवाया जाता है। सो ये इतना बढ़िया पूरा आपका सिलेबस का कवर करने वाला कोर्स है कि अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आप यकीन जानिए आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना ही आपका सफिशिएंट होगा। सो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको एनरोल कराना है। ठीक है, जो UP PCS की तैयारी कर रहे हैं वो UP PCS वाले कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जो RO की तैयारी कर रहे हैं वो RO में, और जो BEO की तैयारी कर रहे हैं वो BEO में, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम पॉइंट से यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने इनिशिएटिव शुरू करे गए हैं, और पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर करा जाए। सो यहाँ पर आपको सिंपली इतना करना है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, अपने फ्यूचर के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को चूज़ करिए और यहाँ पर आके इस कोर्स में एनरोल कराइए। ये तो बात हो गई भाई कोर्स में एनरोल जो करा सकते हैं। इफ इन केस आप नहीं करा सकते हैं, इट्स ओके। आप जो ये वीडियोस आ रहे हैं, इन वीडियोस को आप कंप्लीट देखिए। ये जो पूरा चैनल है ये डेडिकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश PCS के लिए, RO के लिए, या फिर हम कहें तो UP PSC आयोग जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आप लोग मतलब जिसमें जर्नल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें आप अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए इस चैनल का लिंक, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो 5000 क्वेश्चन का हमारा सफ़र है, हर दिन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूरी ये है आप जितने जल्दी इसके साथ में आ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर आपसे बात करी गई है महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा हुई थी 1858 में, अब उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 स्टेटमेंट। पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बात करी गई है कि इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान संरक्षण दिया। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा भारतीय है जिसको कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं में किसी प्रकार का जो है उसको फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, उसको फ्रीडम दे दिया गया। ठीक है, और उसको यहाँ पर संरक्षण दिया गया पूरी तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के अधिनियम की आत्मा थी, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वो उनकी उद्घोषणा के द्वारा ही करी गई हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, वो भी इसी से एसोसिएट मतलब रिलेटेड था, या फिर कहें तो एसोसिएटेड था। अब उसमें एक चीज़ मैंने आपको उस समय नहीं बताई थी कि जो हमारे इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल थे वो थे आपके बेंटिक। ठीक है, अब वही जो पहले वॉइसराय भी थे, क्योंकि जब ये उद्घोषणा हुई थी उसके बाद वो जो थे वायसराय बनाए गए थे।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अगला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इसने कंपनी के शासन को समाप्त किया और रानी या फिर क्राउन का भारत पर शासन प्रारंभ किया। ये अभी हमने बात करी थी इसकी कि भैया अब ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कंपनी के बस का नहीं है, अभी पूरी सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी तभी काम चलेगा, वरना ऐसे तो हर दूसरे दिन यहाँ पर विद्रोह होगा, संभालेगा कौन। ठीक है, और व्यापार का जो मेन लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए फिर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में सारी चीज़ें ली। चलिए ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। चौथे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह घोषणा की कि ब्रिटेन स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना भारत के साथ व्यापार या निवेश नहीं करेगा। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कभी ऐसा पॉसिबल है जो आपका मालिक बना बैठा हो वो आपसे परमिशन लेगा? दिस इज इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो एकदम गलत है। सो अभी यहाँ पर आपको बताना क्या था कि कौन कौन से सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, बी जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 51st क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। इसमें बात हो रही है कि भारत में जनजातीय आंदोलन, इसके कारण के बारे में यहाँ पर आप बताएं। पहला दिया हुआ है कि आदिवासी क्षेत्रों के बाहरी लोगों के प्रवेश की दिशा में पहले से मौजूद प्रवृत्तियों का व्यवसायीकरण और जो मजबूती थी इसकी वजह से जनजातीय आंदोलन जो थे वो देखने में आए। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें आपसे बोला गया है कि ईसाई मिशन अपेक्षित रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय थे। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि ब्रिटिशों ने पूर्ण निजी संपत्ति को मजबूत किया और इसलिए संयुक्त स्वामित्व ने आदिवासियों के समाज के भीतर तनाव बढ़ा दिया। अब ये तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आपको यही बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। ब्रिटिश का जो मेन पर्पस था वो क्या था? वो जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पे जो संसाधन थे उसका दोहन करना चाहते थे। अब दोहन करना चाहते थे दैट मीन्स कि धीरे धीरे वहाँ पर वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे थे। सो ऑब्वियसली बात है, जब वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं भाई वो अपना जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में जब ये हस्तक्षेप होगा तो आंदोलन तो होना ही है। ईसाई मिशनरी, इन लोगों का मिशन क्या होता था कि भाई वहाँ पे जाएं, धीरे धीरे कन्वर्जन करवाएं, ये इनका एक मिशन रहता था। आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा ही सक्रिय रहते थे। तीसरी यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें कि ब्रिटिश ने पूर्ण निजी संपत्ति को मजबूत किया, ठीक है, मजबूर किया और इसलिए संयुक्त स्वामित्व ने आदिवासी समाज के भीतर तनाव बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पर ये आपसे बोला जा रहा है कि देखिए अब जो ब्रिटिश यहाँ पर थे वो करते क्या थे? वो कंपनी के लिए भी काम करते थे और सेल्फ के लिए भी काम करते थे। वो अपनी उनका प्रॉस्पेरिटी थी उसको भी बढ़ा रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे मतलब बुरी तरीके से लूट मचाई थी। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं? हमारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है? आजमगढ़ घोषणा पत्र है, लाहौर घोषणा है, दिल्ली उद्घोषणा है या फिर ये आगरा घोषणा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि आजमगढ़ उद्घोषणा। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, ये कौन सी डेट को इसको प्रकाशित किया गया है, फिर कब ये मतलब सामने कब आया ये घोषणा पत्र? तो 29 दिसंबर 1857। ये आपको याद रखना है कि 29 दिसंबर 1857 को दिल्ली राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ था। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि किसने इसको लिखा था। ठीक है, तो वो थे आपके फिरोज शाह। अब ये फिरोज शाह कौन थे? ये थे आपके मुगल सम्राट के पोते फिरोज शाह। ठीक है, बस ये आपको 2 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन को बढ़ावा दिया। दूसरा यहाँ पर है कि इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्कसंगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। तीसरा है कि इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो भैया तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसे ही आप तत्वबोधनी सभा के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में ये बात आ जाती होगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 में, यानी कि 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। अब स्थापना करी किसने थी? तो स्थापना इसकी किसने करी थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? केवल एक और
मतलब यहाँ पर तो आपको गलत चूज करना है ना, गलत कौन सा है, तो केवल 3 जो है वो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर हम एंड करेंगे। देखिए वीडियो की लेंथ मैं तभी आगे बढ़ाऊंगा जैसे जैसे आप लोगों का इंगेजमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अभी इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चंस हर एक वीडियो में समाहित नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो घटनाएं दे रखी हैं इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, और नीचे ये कूट दिया हुआ है, इस कूट या फिर कोड की सहायता से आपको इसको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें आत्मीय सभा का गठन, देखिए ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, और ये इस तरीके से भी आ सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा के गठन के बारे में जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी तो आपको समझ में आएगा कि 1814 में राम मोहन राय या फिर राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया, ठीक। अब दूसरी चीज़, इसके बाद अगर हम सोचें तत्वबोधनी सभा के बारे में, तो तत्वबोधनी सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई और कब कौन से ईयर में हुई, तो अभी हमने देखा था कि 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी करी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो यहाँ पर है वो क्या है आपका प्रार्थना सभा, तो प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना सभा नहीं, प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना हुई थी 1867 में, किसने करी थी, केशव चंद्र सेन, इन्होंने करी थी। इसके बाद जो आखिरी है यहाँ पर जिसमें हम सत्य शोधक समाज के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, 1873 में, किसने करी, ज्योतिबा या फिर ज्योतिराव फूले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर जब इनके ईयर पता चल गए तो कालक्रम के अनुसार आप इसको अरेंज कर ही सकते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा आपका नंबर 1, नंबर 1 के बाद दूसरा कौन सा आएगा आपका 3 के बाद कौन सा आएगा आपका 2, और 2 के बाद सबसे आखिरी में कौन सा आएगा आपका 4। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 1 3 2 4। चलिए इसके साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता गया हूँ वीडियो के बीच में तो वो क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।